नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेम के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स की दोस्तों, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के मैं यहाँ पे लगभग टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। लगभग इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न करवाऊँगा। मैंने लिख रखा है अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। MCQs यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों मैंने हर एक प्रश्न को छांट कर आपके सिलेबस से लिखा है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों। तो जो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, अनुवांशिकी को हम इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है समझने के लिए। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं हम जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स या अनुवांशिकी का पिता, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था दोस्तों। ये जो वर्ड है, शब्द है जेनेटिक्स, ये किसने दिया था और कब दिया था दोस्तों। तो ये W वेटसन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, ये दिया था आपके W वेटसन ने दिया था, ठीक है। और कब दिया था दोस्तों ये W वेटसन ने दिया था दोस्तों 1905 में, 1905 में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक अनुवांशिकी के पिता कौन हैं दोस्तों। जो आधुनिक अनुवांशिकी के पिता हैं वो भी W वेटसन ही हैं। ये आपको याद रखना है। जिन्होंने जेनेटिक्स वर्ड दिया है, शब्द दिया है, वही आधुनिक अनुवांशिकी के पिता भी हैं, W वेटसन, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेनेटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों जो ये आपका वर्ड है जेनेटिक्स, ये जो जिस भाषा से लिया गया है उस भाषा का नाम है ग्रीक भाषा। जेनेटिक्स शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से। इसका एक वर्ड होता है जेनेसिस, उससे लिया गया है जेनेसिस, ठीक है। इससे लिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब होता है कुछ बनना, ठीक है, या बड़ा होना, कुछ ऐसा कुछ होता है जेनेसिस का मतलब। ये आपको इतना याद रखना है, जेनेटिक्स ग्रीक भाषा के जेनेसिस वर्ड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन क्या है दोस्तों। आपसे पूछा गया है कि जीन क्या है दोस्तों। जीन DNA की सबसे छोटी इकाई को हम जीन बोलते हैं। क्या होते हैं जीन, DNA की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ DNA इज नॉन एज जीन। उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है DNA की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीन होती है। और जीन क्या है, तो DNA की सबसे छोटी इकाई है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो ये चैनल है जो आप अभी देख रहे हैं प्रबल एग्रो स्टडी, ये एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए विशेष बनाया गया है जिससे कि आपकी तैयारी सुनिश्चित हो सके, अच्छे से अच्छी तैयारी आप कर पाएँ दोस्तों। आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है दोस्तों और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं दोस्तों इसी चैनल पर आपके लिए हमेशा वीडियो लेके आता रहूँगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर ली दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीन शब्द किसने दिया था दोस्तों। जीन शब्द आया है हमें बीच में, तो हमने ये भी प्रश्न रख दिया कि जीन शब्द दिया किसने था आखिर। तो ये जॉनसन ने दिया था, जॉनसन साहब थे ये, इन्होंने दे दिया था, ठीक है। जीन शब्द किसने दिया था, जॉनसन साहब ने। अनुवांशिकी का जन्म कब माना जाता है दोस्तों। तो अनुवांशिकी का जन्म माना जाता है वो 1900 माना जाता है, 1900 ईस्वी को माना जाता है अनुवांशिकी का जन्म। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस फसल को चुना या किस पौधे को चुना था दोस्तों। तो उन्होंने अपने प्रयोगों, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चुना था। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने मटर चुना था, पी को चुना था। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। इन्होंने कौन सी पी को चुना था, कौन सी मटर को चुना था। तो दोस्तों इन्होंने गार्डन पी, यानी जो वो आपकी ये बगीचे वाली मटर होती है, इन्होंने गार्डन पी को चुना था। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम हॉर्टेंस होता है। आगे यहाँ पे आपको हॉर्टेंस भी लगा देना है दोस्तों, ये होता है, ठीक है, हॉर्टेंस। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर को ही क्यों चुना। ऐसे क्या रीज़न रहे होंगे दोस्तों कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर ही चुना। तो ये भी काफ़ी, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन ये दो प्रश्न मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। हर एक प्रश्न वैसे महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए
मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है और 1 वर्ष में ही अपने सारे जीवन काल को पूरा कर लेता है। जितनी भी उसमें क्रियाएं होती हैं, पुष्प बनना, फूल बनना और क्या बोलते हैं उसको, उसका फल बनना, जो भी जितनी भी क्रियाएं होती हैं सारी 1 साल में कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसलिए चुना था। और मटर का पौधा द्विलिंगी होता है तो इसमें स्वपरागण भी हो जाता है, इसकी खेती करना आसान होती है। और भी बहुत से गुण थे बट ये हमने आपको इसके मटर को क्यों चुना ये मैंने इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट आपको बता दिए हैं। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या है दोस्तों? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन कब लॉन्च किया? यहाँ पे लागू लिखा है बट यहाँ पे लॉन्च होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया होगा, लॉन्च होना चाहिए। कब लॉन्च किया था दोस्तों? इसमें क्या था दोस्तों? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में था दोस्तों, इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके ही कुछ 1-2 पेज थे, जितने भी कागज़ थे, जो भी उस पर एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा था उसी का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये इन्होंने 1866 में लॉन्च किया था, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे, मतलब जेनेटिक्स को प्रूफ करने में। बट बाद में 1900 ईस्वी में बताया था ना, यहाँ पे 1900 ईस्वी में जन्म माना गया है। तो आगे रखा होगा क्वेश्चन ये है, मेंडल के नियम की फिर दोबारा खोज की गई थी दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। मेंडल ने जब 1866 में की थी तो इसको मतलब मान्यता नहीं मिली थी कि आपने अच्छी खोज की है कुछ। फिर मेंडल के चले जाने के बाद, यानी मेंडल की डेथ हो जाती है मेंडल साहब की, फिर उसके बाद इनके कुछ ये स्टूडेंट्स थे, जो भी हों इनके स्टूडेंट्स थे, ये 3 नाम था इनका, कार्ल कोरेंस, ईबी शेरमार्क और ह्यूगो डी ब्राइज। इन्होंने 1900 ईस्वी में मेंडल के नियम की दोबारा खोज की व इसको दोबारा प्रस्तुत किया दोस्तों, ठीक है। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ बोला जाता है। इन्होंने की थी कार्ल कोरेंस, ईबी शेरमार्क एंड ह्यूगो डी ब्राइज, 1900 ईस्वी में की थी, ठीक है दोस्तों। और 1900 ईस्वी को ही इसका जन्म वो माना जाता है कि जन्म हुआ था जेनेटिक्स का, आनुवांशिकी का, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, काफ़ी मेहनत करके लाता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन छाट के, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्तों। आप लोग लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय धागेनुमा संरचना को क्या कहते हैं दोस्तों? जब कोशिका विभाजन होती है तो वो जो धागेनुमा संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों गुणसूत्र बोलते हैं उसको, गुणसूत्र को इंग्लिश में दोस्तों क्रोमोजोम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है क्रोमोजोम। और दोस्तों कोई भी ऐसे मनुष्य है, कोई भी हो, तो उसमें क्रोमोजोम क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। कोई मनुष्य हो, पौधे हो, सब में एक निश्चित क्रोमोजोम ही पाए जाते हैं, ठीक है। मेंडल ने कितना जोड़ी विषम गुणों को चुना? दोस्तों कुछ गुणों को चुना था, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं दोस्तों। यदि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा तो भी आपको समझ में आएगा, हिंदी में पढ़ा है तो उसे विषम गुण बोलते हैं। 7 जोड़ी चुना था, आपको याद रखना है, और टोटल 14 थे। यदि जोड़ी में पूछे तो आंसर हो जाएगा 7, मेंडल ने चुना था 7 हो जाएगा, 7 जोड़ी। यदि डायरेक्ट पूछे कि जोड़ी में ना पूछे कितने गुणों को चुना था तो 14 हो जाएंगे। वैसे 7 जोड़ी में ही पूछता है ये, तो 7 जोड़ी हो जाएगा इसका आंसर। उन्होंने मटर के 7 जोड़ी, जैसे कि जो आपका जो डोमिनेंट होगा वो गोल होगा, जो रिसेसिव होगा वो थोड़ा चपटा सा हो जाएगा दाना उसका, मटर का। तो ऐसे ही कुछ इन्होंने 7 गुण को चुना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। मैं आपको आपके नेक्स्ट सेमेस्टर से आपके लिए डिटेल्ड वीडियोस लेके आया करूँगा, मतलब शुरू से ही आपको 20-20 मिनट की वीडियोस एक टॉपिक की रहा करेंगी, जिससे कि आपको अंत समय में आपका नहीं हो पाता है सिलेबस कंप्लीट। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए वीडियोस, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस लाता रहूँगा MCQs के साथ, थोड़ा सा उसको समझाऊँगा फिर MCQs कराऊँ, जिससे कि आपके अगले सेमेस्टर में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ, अच्छे से अच्छा % बना पाएँ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पीढ़ी से, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का संचरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब गुणों का जो संचरण होता है उस प्रोसेस या उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उस क्रिया को हम हेरिडिटी बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं अनुवांशिकता, ठीक है। अनुवांशिक गुणों का ट्रांसफ़र होना एक पीढ़ी से, यानी माता पिता से उनके गुणों का उनकी संतान में आना ही क्या कहलाता है? इंग्लिश में इसको हेरिडिटी बोलते हैं और हिंदी में इसको हम अनुवांशिकता बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों।
जीन का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है दोस्तों? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, यानी वैकल्पिक रूप जीन का क्या कहलाता है? जीन का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है दोस्तों? तो एलील बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं? एलील, एलील, ALLEL, एलील बोलते हैं उसको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विभिन्नता यानी वेरिएशन क्या है दोस्तों? वेरिएशन ये विभिन्नता ही होती है दोस्तों, सब में जो अलग अलग पाई जाती है, जो हम सब में जो विभिन्नता पाई जाती है उसी को वेरिएशन बोलते हैं। जैसे आप पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या होता है। अलग अलग लोगों में असमानता व उनके गुणों में समानता ना होना। जो अलग अलग लोग होते हैं उनमें असमानता व उनके गुणों में समानता ना होना। जैसे आप सोचिए कि आप में और आपके भाई में कुछ समानता होंगी, लेकिन सारी समानता बिल्कुल कुछ ना कुछ तो डिफरेंट ज़रूर होगा। तो एक दूसरे में जो डिफरेंट होता है उसी को हम विभिन्नता बोलते हैं या वेरिएशन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोश का विभाजन क्या है दोस्तों? इसी को बोलते हैं दोस्तों सेल डिवीज़न बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम सेल डिवीज़न बोलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के हो उनको दिक्कत ना हो इसके लिए मैं इंग्लिश भी आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कोशिका विभाजन क्या है दोस्तों? जिस प्रक्रिया में एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। जिस प्रक्रिया में एक कोशिका होती है वो विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, उस क्रिया को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। ये आप सभी को याद रखना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। उत्परिवर्तन क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं। ये मैंने लिखा है म्यूटेशन, इसको म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन क्या होता है? जब किसी जीन के DNA में कोई स्थायी परिवर्तन होता है, जब अचानक से किसी भी व्यक्ति या किसी पौधे, किसी भी जीन में हो सकता है, व्यक्ति, पौधे, जानवर, किसी भी जीन में अचानक परिवर्तन होता है, उसी को हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन बोलते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसको दोस्तों मैं इतने समय में डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, इसलिए आपको एक एक पॉइंट बताता चल रहा हूँ। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपको नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको अभी से मैं वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा, जैसे आपके थर्ड सेमेस्टर की तो और जोन से सेमेस्टर में जो है उनके अगले सेमेस्टर की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। DNA का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो DNA का जो पूरा नाम होता है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ये आपको याद रखना है। ये आपके जेनेटिक्स के हिसाब से ये दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। DNA, RNA, माइटोसिस, म्यूसिस, जितने भी मैंने रखे हैं सारे ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको आप नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। RNA का नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और मियोसिस की खोज किसने की थी? मियोसिस ये प्रोसेस है, एक सेल डिवीज़न की ही प्रोसेस है मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है। प्रोसेस किसकी है दोस्तों? सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन की। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया में होता है। आपको ऑप्शन में मियोसिस और माइटोसिस दोनों दिए जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। तो मियोसिस की खोज किसने की थी? वॉन वेंडेन ने की थी। किसने की थी? वेंडेन ने की थी। और माइटोसिस की खोज किसने की थी? तो वॉल्टर फ्लेमिंग ने की थी। आपको फ्लेमिंग ही याद रखना है दोस्तों, इतने में ही काम आपका हो जाएगा। इसमें आपको वेंडेन याद रखना है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। मियोसिस की खोज की थी वेंडेन ने और माइटोसिस की खोज की थी फ्लेमिंग ने। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं दोस्तों। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और प्रबल एग्रो स्टडी आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आपको ऐसी वीडियोज़ इस पर मिलती रहेंगी और काफ़ी अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए आप सपोर्ट अपना करते रहिए मेरे साथ, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।